हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजिक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग एक दूसरी न्यू बिजनेस जो मैंने पहले कवर नहीं किया है, पाइन लैब्स। ये पेमेंट के बिजनेस में पेमेंट एग्रीगेटर है। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल पहले नंबर बता देता हूँ, देन आगे जाऊँगा। तो इन्होंने करीब करीब मतलब अभी कुछ दिन पहले ये लिस्ट हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 2-3 महीना पहले ये लिस्ट हुई कंपनी है। एंड इन्होंने पहले ये लॉस मेकिंग थी, मतलब अब लास्ट ईयर सब कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर कुछ 32 करोड़ का लॉस किया था, इस बार इन्होंने 6 करोड़ का पैट किया है। सो ये एक टर्न अराउंड पॉइंट है। एंड इससे पहले वाले क्वार्टर में भी कुछ 5 करोड़ का पैट किया था। सो यही है कि टेक कंपनी है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें मिल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कवर करना। मतलब मेरे डेटा में तो आ गया है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। बिफोर दैट आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि आई वुड बी यूजिंग रेफरेंसेस, नंबर्स एंड एवरीथिंग। कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, कौन कॉल डिस्कस करूँगा, तो रिकमेंडेशन की तरफ आप इसे प्लीज़ मत लो। मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मेरे पास कोई ऐसा फाइनेंस डिग्री नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी क्या बता रही है, कैसे कनेक्ट्स करना है डॉट को। अपना व्यूज़ बता रहा हूँ, बट मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीद लो या बेच दो या कुछ भी करो। मैं बोल रहा हूँ आप ट्रैक करो, आप पढ़ो चीज़ों को, राइट। सो ऑन दैट नो लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। सो ये कंपनी पाइन लैब्स, आई थिंक सबने नाम सुना ही होगा। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, बिजनेस पहले समझाता हूँ क्या है। आपको समझ आ जाएगा, मतलब काफ़ी ईजी बिजनेस है इनका। तो ये क्या करते हैं ना कि इनका पेमेंट का बिजनेस है। तो आप देखते होंगे, आप कुछ खरीदने जाते हो तो आप कार्ड कार्ड लेके जाते हो, राइट। कार्ड से पे करते हो, राइट। तो कार्ड में आपका जो मशीन्स रहता है, तो ये मशीन्स को बेचते हैं, पीओएस मशीन्स होती हैं। फिर इनका ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। फिर मतलब बहुत सारे इनका मतलब पेमेंट का एंड टू एंड चीज़ें ये लोग करते हैं। एंड ये लोग पायनियर है, तो इनके पीपीटी में भी अगर आप जाके देखोगे तो ये टॉप 5 बैंक्स के संग, टॉप 3 ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ये सब सबके संग ये लोग डील करते हैं, राइट। तो इनका जो बिजनेस है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आ जाता है आपका इन स्टोर एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो इसमें आपको हो जाएगा कि जो पीओएस डिवाइसेस है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, मतलब जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हो, तो ये लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं सामने वाले को या बेचते हैं। तो ये एक हो जाता है। एंड ये जो भी सब्सक्रिप्शन अगर आप दोगे तो लेट से जो भी कॉस्ट है वो पाइन लैब्स का लगेगा, राइट। तो उस पर मतलब वो उनकी एसेट बन जाएगी एंड आपको मैं दे रहा हूँ। तो जैसे ये ऐसे आप समझ लो कि मैंने कुछ रेंट पे आपको चीज़ें दे दी, वो चीज़ मेरी है, मैं आपसे रेंट ले रहा हूँ, तो ये इनसे रेंट लेते हैं वो डिवाइसेस का। और ऊपर से आई थिंक ट्रांजैक्शन पे भी कुछ कुछ कमीशंस रहती है, ये इनका रहता है। फिर ऑनलाइन पेमेंट्स रहता है इनका कि आप ऑनलाइन वगैरह करा लो, ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट एग्रीगेशन, पेमेंट गेटवे वगैरह, मतलब ऑनलाइन का इनका रहता है। तो हर एक पेमेंट में थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहता है। एंड इसके साथ साथ ये लोग, इनका दूसरा वैस एंड अबाउ अफोर्डेबिलिटी सोल्यूशंस। तो ये क्या करते हैं ना, बैंक के संग टाई अप कराते हैं आपके। एंड आपको अगर कुछ ऑफर चलवाना है या ईएमआई करवाना है, कुछ भी वैल्यू एडेड चीज़ ऐड करनी है, तो ये सब में इनका रहता है। तो इससे ये लोग कमीशंस वगैरह कमाते हैं। तो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर समझ लो, सोल्यूशंस हो गया। तो ऐसे रहती है। एंड जो भी है, जो पहला वाला पार्ट मैंने बताया इंस्टॉल वाले, तो जो ये डिवाइस देता है उसके संग संग इनका सॉफ्टवेयर भी जाता है, तो इनका ये लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं। थर्ड हो गया फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि इनका केवाईसी वगैरह होता है, कस्टमर का डिटेल्स होता है, ये सब का ये लोग बैंक्स वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक चीज़ है। फोर्थ होता है इनका गिफ्टिंग वगैरह। मतलब ये लोग बोलते हैं इशूइंग एंड एक्वायरिंग करके नाम देते हैं, एक्वायरिंग। तो इसमें लोग क्या करते हैं ना, गिफ्ट कार्ड वगैरह हो गया, प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब ये लोग इशू करते हैं। इनसे इनका मोस्टली काइंड ऑफ रेवेन्यू आता है, राइट। जो पहला पार्ट है इंस्टोर एंड ऑनलाइन पेमेंट, ये लोग इसी से शुरू किए थे। इससे करीब करीब 30% इनका रेवेन्यू आता है। आई थिंक पहले कुछ 35% था। तो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। एंड ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना कि फिजिकल जो भी डिवाइसेस हैं, उससे धीरे धीरे मतलब उसका डिपेंडेंसी ये लोग रेवेन्यू में, मतलब कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इनके सॉफ्टवेयर से आए, सब्सक्रिप्शन से आए, मतलब ऑनलाइन चीज़ों से आए। ताकि क्या होगा ना कि केपेक्स से भी नहीं होगा। जो आप आइटम बना रहे हो, पीओएस डिवाइसेस बना रहे हो, आपको 300-400 रुपये लेट से मिल रहे हैं मंथली रेंटल। कुछ इन्होंने ऐसे ही कुछ कॉल में बताया था, 350-400 के बीच में रहता है। बट वही है ना कि जो भी आप ले रहे हो रेंटल कॉस्ट, तो उसके पीछे आपका केपेक्स लग जा रहा है, आपकी कॉस्ट लग जा रही है, आपकी कैपिटल फंस जा रही है वहाँ पे। एंड उस पर आप डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, तो डेप्रिसिएशन से आपकी प्रॉफिट कम हो जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, लेट से आप 1000 रुपये का केपेक्स करते हो, कुछ डिवाइस मतलब बनाते हो लेट से, एंड सामने वाले से आप रेंटल ले रहे हो, ठीक है। बट आपका 1000 रुपया एक बार में ब्लॉक हो जाता है, पहला चीज़, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। एंड वो 1000 रुपया को आप धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट से काटते हो, लेट से ओवर 2-3-5 ईयर्स, जितना भी आप लाइफ उसका डिफाइन किए हो, तो उसका डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट। तो कंपनी चाह रही है कि ये धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम हो, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एंड क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली जो बिजनेस हो जाती है ना, मतलब ये इसको हटा के ये लोग सॉफ्टवेयर वगैरह ज़्यादा सेल करना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होती है कि आपकी खर्चे ज़्यादा नहीं होती है। सॉफ्टवेयर बनाने में जो मैन पावर लगा वही लगा, आप जितना बेचोगे
मैक्सिमम चीज़ आपके घर में आ जाएंगी, पैसे आ जाएंगे। सो ये इनका बिजनेस मॉडल। अब इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये लोग नया नया टेक इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, यूपीआई पेमेंट भी डालते रहते हैं, फिर क्यूआर कोड्स वगैरह हो गए। तो मतलब जो भी पेमेंट का ए टू जेड चीज़ समझोगे ना, ईएमआई हो गया, ऑफर्स हो गए, यूपीआई हो गई, क्यूआर हो गए, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हो गए, और मल्टीपल चीज़ें ये लोग ए टू जेड चीज़ें करके देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। चलिए थोड़ा हाँ, इनका एक और चीज़ अच्छा मुझे लगा कि इन्होंने कॉन कॉल में भी क्या बताया कि इनफैक्ट पीपीटी में शायद बताया था कि कॉन कॉल में बताया कि अब हर जो भी इनकी अर्निंग्स कॉल होगी, इसमें ये लोग प्रोडक्ट डेमो देंगे कि नए क्या प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है। तो उससे समझ आ रहा है ना कि इंडस्ट्री में क्या होने वाली है, इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं, नया जो भी है जो भी प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं वो पहले था कि नहीं, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो ये मुझे ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छा लगा। ऊपर से टेक कंपनी है तो समझ लो कि जो बेसिकली सब कुछ आगे लोग बता दे रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो इस बार कॉल में इन्होंने दो चीज़ बताया। पहला चीज़ बताया कि जो रोल आउट कर रहे हैं, एक टैप टू पे ये लोग बना रहे हैं। तो अभी आप जाते होंगे लेट से कुछ खरीदने के लिए, ये काफ़ी इनोवेटिव टैप टू पे है, और ये कंज्यूमर साइड से है, मर्चेंट साइड से नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि लेट से आप कुछ खरीदने गए या रेस्टोरेंट में खाने गए, तो आप कार्ड देते हो, तो कार्ड या तो आप टैप करके पे कर देते हो, स्मॉल ट्रांजेक्शन का लेट से 1,500-2,000 का ट्रांजेक्शन पे सीवीवी नहीं लगता है, टैप पे करते हो एंड हो जाती है पेमेंट। या तो आप स्वाइप करते हो, पिन डालते हो, राइट। पिन भी याद करना मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे पास भी पहले बहुत सारे क्रेडिट्स हाथ होते थे, अब कम हो गए हैं, तो मुझे याद नहीं रहता था पिन क्या, मुझे बार बार चेंज करना वगैरह पड़ता था, तो हैसल हो जाता है, राइट। तो ये तो आप मस्ट मर्चेंट के पास गए तब। लेट से आप घर पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, मिंत्रा पे खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट, जेप्टो वगैरह, अगेन मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको वही बार बार पिन वगैरह डालना पड़ता है, इतने बड़े डिजिट्स 16 डिजिट्स कार्ड्स को डालने पड़ते हैं। वो अलग बात है कि वो सेव हो जाती है कार्ड, बट वो ये ना सेव भी हो रही है, तो सामने में कुछ कस्टमर्स उसके संग वो नहीं रहते हैं, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते कि मैं नंबर्स दूँ, या जो भी एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है बेसिकली। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो आपका फ़ोन है वो एज अ पेमेंट डिवाइस ऐड करेगा, फ़ोन पे ही टैप करोगे तो पेमेंट हो जाएगी। तो इसका ये लोग रेगुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, पेटेंट इन्होंने ले लिया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ही बस ये बनाया अभी तक, और इसका पेटेंट भी ये लोग ले लिए हैं। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अभी इसकी रेगुलेशंस वगैरह चल रही है। ये रोल आउट हो जाएगा तो आप सोचो ना कितना अच्छा फीचर हो जाएगा, मतलब कितना मतलब आप वही सोचो कि इनको हर ट्रांजेक्शन पे जो भी फीस मिलती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर भी यूज़ करने लग जाएंगे इनके सोल्यूशन। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक और चीज़ इन्होंने बताया कि गिफ्ट कार्ड वगैरह पे बताया कि ये लोग प्रोग्रामेबल मनी टाइप कुछ बना रहे हैं, करेंसी वगैरह बना रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा समझ के चलो, इन्होंने एक एयर इंडिया का एग्जांपल दिया, एयर इंडियन का क्लाइंट है, तो इन्होंने बताया कि लेट से एयर इंडिया का कुछ मैंने वॉलेट वगैरह बना दिया है, उसमें लेट से 100 रुपीज़ है, ठीक है। एंड वो 100 रुपीज़ को एयर इंडिया कैसे खर्च करवाना चाहता है, मतलब एक फिक्स तरीका से खर्च करवाना चाहता है, तो उसके लिए प्रोग्राम कर दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल लेट से एयर इंडिया के बोलते हैं कि मैं अपने कस्टमर को 1,000 रुपये का वाउचर दूंगा, और ये 1,000 रुपया इसी पर्टिकुलर डेट और इसी पर्टिकुलर सेक्टर के बीच में, मतलब लेट से कोलकाता टू बैंगलोर या बैंगलोर टू मुंबई जाने के लिए ही वैलिड होगा। तो वैसे टाइप की मुझे वॉलेट बना के दे दो, एंड मतलब हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग वैसा टाइप का प्रोग्राम करके दे दो, रूल्स लगा के दे दो। तो ये लोग वही बता रहे थे कि ये लोग नहीं ऐसा कुछ अचीव किया। तो ये जो मैं फोर्थ पिलर इनका बता रहा था ना कि क्या नाम था उसका, इशूइंग एंड एक्वायरिंग, जिसमें प्रीपेड कार्ड वगैरह या वॉलेट्स वगैरह होते हैं, तो इस पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे कंपनी को पेमेंट कस्टमाइजेबल सोल्यूशन बनानी होगी, तो ये पाइन लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड उसके साथ साथ अब वही है, टेक कंपनी है, तो ये धीरे धीरे सोल्यूशंस नए नए बनाते जा रहे हैं। एंड इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की काफ़ी चांसेस है, अभी नंबर देखेंगे तो समझ आ ही जाएगा। तो यही है इनका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल के 4 चीज़ में वर्क करते हैं, ठीक है। नंबर्स पे जाते हैं, तो नंबर पे इन्होंने इस बार कुछ 650 करोड़ का रेवेन्यू किया था। अब इस ये लोग जो रेवेन्यू और इबिट्टा या जो भी नंबर्स रिपोर्ट करते हैं थोड़ा अलग टाइप से, मतलब अगर आप बाकी कंपनीज को जाके देखोगे उससे थोड़ा अलग टाइप का रेवेन्यू करते हैं, मैं बता रहा हूँ, समझ आएगा आपको। तो ये लोग बोलते हैं कि मैं मतलब बाकी कंपनीज क्या करती है, ग्रॉस बता देगी कि मैंने इतना अर्न किया था, और इस पे इतने बैंक के खर्चे आए, मतलब सामने वाले को मैंने खर्चा दिया या पेमेंट गेटवे को खर्चा दिया। तो ये लोग बोलते हैं मैं नेट बताता हूँ, मैं सब हटा देता हूँ, जो भी बैंक्स को देना है या जो भी बीच में मिडल मैन को जो भी मैंने स्पेंडिंग करना है वो सब हटा के ये लोग बताते हैं कि 650 CR का ये लोग सेल करते हैं, ठीक है। तो ये नेट 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 इनकी रेवेन्यू हो जाती है। फिर इनके बाद ये लोग बताते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये लोग बताते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाती है लेट से कि जो भी आप फिक्स्ड कॉस्ट हटा के, मतलब बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट हटा के जो आपकी चीज़ें बच रही है वो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन करीब करीब 70% है, मतलब 650 CR में इनका 77% घर पे आ जाता है। तो ये एक चीज़ इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि जितना भी 100 रुपीज़ जितना भी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है उससे करीब करीब 50 इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। और इसमें भी लेट से 100 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसमें से अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट हटा दो 30-35 रुपये का, एंड थोड़े से अदर कॉस्ट IT कॉस्ट वगैरह हटा दो, तो ये बच जाता है करीब करीब आपका
50 से 60 रुपये के बीच में बच जाता है। इसके बाद ये लोग थोड़ा ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, एम्प्लॉय को स्टॉक्स दिए उन्होंने, वो हटा देता है, अदर कॉस्ट हटा के कट कुट के 45-50 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि हर 100 रुपये पे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पे ये इनका चीज़ रहता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने कितना बताया, 77% चल रहा है अभी, यही काफ़ी टाइम से इनका ट्रेंड चल रहा है, 77-78%। सो दिस इज रियली लाइक अबाउट द कंपनी। एंड लास्ट ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का 74% था। और वही इन्होंने ये बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ने का रीज़न 2-3 है कि सॉफ्टवेयर सेल्स बढ़ गई हैं और जो ये आपकी डिवाइसेस वाली सेल्स है वो थोड़ी सी कम हो गई है। कम ऐसे नहीं कि डिक्लाइन हो गई है, मतलब सॉफ्टवेयर सेल्स वो ज़्यादा पिकअप कर लिया। अब सॉफ्टवेयर सेल्स में क्या है कि आपकी खर्चे नहीं लगी डिवाइसेस बनाने के। सो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि पहले ये क्या करते थे जब ये स्टार्टिंग में थे, तो ईसॉप्स वगैरह देते थे तो काफ़ी डिस्काउंट में देते थे। लेट्स से कंपनी की प्राइस 100 रुपये चल रही है स्टॉक की, तो ईसॉप में भी 5-10-20 रुपये ऐसे में दे रहे होंगे। अभी फेयर वैल्यू पे दे रहे हैं, मतलब 100 है तो 100 पे इशू कर रहे हैं, तो वो काफ़ी खर्चे कम हुए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। आई थिंक पहले ईसॉप कॉस्ट 7-8% हुआ करता था, अभी 4% हो गया इस क्वार्टर में, तो ये धीरे धीरे गिर रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी कुछ आई थिंक 12-13% से 4-5%, 6% पे आ गया। आई थिंक एम्प्लॉय कॉस्ट 12 नहीं, वो आप उसको भूल जाओ। हाँ मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्ट 50% था पहले, अभी 37% पे आ गया। ईसॉप कॉस्ट 7% था, अभी 4% पे आ गया। डेप्रिसिएशन इनका 12% था, 5% पे आ गया। वही है डेप्रिसिएशन, आप देखो ना कि पहले आपने स्टार्टिंग में बहुत डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, अभी आप नए डिवाइसेस उस स्पीड से नहीं बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आपका ये हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वही है कि इन्होंने बताया कि जो भी चारों इनके बिजनेस हैं, इन स्टोर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके मतलब इन स्टोर वाले जो और पॉस वाले जो भी पीओएस वाले मशीन्स वाले में करीब करीब 19% का ग्रोथ आया है। फिर इनका वैल्यू एडेड सर्विसेज में करीब करीब 37% का ग्रोथ आया है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये लोग बात कर रहे हैं, 37% वो वैल्यू एडेड में वही हो गया ना, मैंने बताया बैंक ऑफर्स हो गए हैं, ईएमआईज हो गई। तो ऐसा नहीं कि जो ईएमआई से आप जो भी कमा रहे हो इंटरेस्ट कमा रहे हो, वैसा नहीं है। इशू कराने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, फीचर बनाने के लिए ये लोग पैसे लेते हैं, वो है। और इनफैक्ट इन्होंने ये बताया था जो वैल्यूएडेड सर्विसेज है ना, और ये तो डिवाइसेस पे जाएगी ना, पीओएस पे जाएगी या सॉफ्टवेयर पे जाएगी, ये करीब करीब 25% ऑफ देयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो इन्होंने बताया इसमें ह्यूज रनवे है ग्रोथ का बचा हुआ। मतलब आप वही सोचो ना, हर 4 डिवाइस में सिर्फ एक ही डिवाइस में ही लगा हुआ है, ये 3 डिवाइसेस खाली हैं, तो ये लोग धीरे धीरे पुश करके ये शेयर खाना चाह रहे हैं। सो दिस इज पहले आई थिंक ये 21% था, अभी 25% हो गया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलनी शुरू हो जाएगा। वही सोचो ना कि आपका ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चारों जो भी है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, इसमें 25% आपने ऑक्यूपाई किया, बाकी 3 में बचा हुआ है, मतलब 75% में बचा हुआ है। जैसे जैसे ये इसमें पुश करते जाएंगे तो पैसे आते रहेंगे। ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। यही एक रीज़न है कि लास्ट क्वार्टर में, ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 32 करोड़ का लॉस था, इस बार 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो वही है कि 650 करोड़ में इन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन करीब करीब 77% होता है। फिर उसके बाद बाकी खर्चे काट कुट के पैट वगैरह लगा के इनका 6 करोड़ इन्होंने बनाया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ते जाएगा। तो ये जो बिजनेस है ना, ये मुझे थोड़ा थोड़ा कार्टरेट जैसा लग रहा है। आप कार्टरेट का भी देखो कि उनकी सेल हुई थी 30% की और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पैट आ गई थी 109% की। अब इधर भी देखो 18% का इन्होंने और जो भी अगर जो 650 करोड़ इन्होंने कमाया है वो 18% ग्रोथ किया इन्होंने लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, बट इनकी प्रॉफिट -32 करोड़ से +6 करोड़ हो गई। तो थिंग्स देखो राइट डायरेक्शन में जा रही है, धीरे धीरे लॉस से वो प्रॉफिट में जा रही है। एंड आपकी सेल भी डिसेंट है, मतलब 15-20% की सेल है। और एक और चीज़, ये Q2 थी, इन्होंने बताया Q3 और 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, Q1-2 थोड़ी वीक रहती है एंड Q3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो लास्ट ईयर Q3 जो इन्होंने किया था ना, उससे 8% ज़्यादा ही किया इस बार Q2 में। तो अब जब Q3 और 4 आएगी तो इसमें तो कितनी अच्छी हो जाएगी मतलब ग्रोथ। तो ये एक चीज़ है। कॉल में किसी ने 1-2 लोगों ने पूछा था कि भाई जीएसटी वगैरह कम हुआ है तो उससे कुछ इशू है क्या, यूपीआई वगैरह से आपको कुछ इशू हो रही है क्या, क्योंकि यूपीआई तो आप तो मोस्टली कार्ड पेमेंट के वगैरह बिजनेस में। तो उन्होंने बोला कि मैं कार्ड पेमेंट के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं पेमेंट सोल्यूशन के बिजनेस में हूँ। यूपीआई वगैरह भी जो स्कैन वगैरह होता है, क्यूआर वगैरह होता है, मैं उसको भी इंटीग्रेट कर चुका हूँ अपने प्रोडक्ट में। तो उससे भी हमें ग्रोथ मिलती है, हमें फीस मिलती है, छोटी छोटी जो भी ये सब मिलती है। एंड जीएसटी वगैरह पे इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था सितंबर के मंथ में, जब तक जीएसटी रेट कट होने वाला था। बट उसके बाद लास्ट फ्यू डेज में वो काइंड ऑफ मिसमैच मतलब जो भी है वो मतलब पिकअप कर लिया था। और इन्होंने कुछ ऐसा फ्यूचर फोरकास्ट नहीं दिया, बट मुझे वही लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड भी अगर ये भी रनवे अगर मेंटेन रहता 15-20-30 टका का, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे मिलना जरूरी है। ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे जैसे मिलते जाएगी ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट उसको अच्छे से रिवॉर्ड करने लगेगा। सो यही है मोस्टली इस कंपनी के बारे में। एंड फ्यू क्वेश्चंस इन्होंने अपनी पीपीटी में ही डाले हैं कि भाई एडजस्टेड EBITDA मार्जिन तो इम्प्रूव हो गया है, तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट मार्जिन ऑफ द बिजनेस, इज सस्टेनेबल ग्रोथ इन वगैरह। तो वही है कि इन्होंने बोला कि अभी जो भी हम लोग एम्प्लॉय काउंट है, हेड काउंट है वगैरह, वो इंक्रीज होने का स्कोप नहीं है। मतलब मेरे को लग रहा है शायद डायरेक्टली ये लोग हिंट करें कि हो सकता है कम भी कर दिया जाए, बट कम भी नहीं करेंगे तो लेट से
50% से कुछ 30-35% के रेंज में आ गया है, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट रेट। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे रेवेन्यू बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज़ तो आपने पेमेंट सब कुछ गेटवे बना लिया, इंजीनियर्स को हायर कर लिया, सब सोल्यूशंस बन गई है। तो उस केस में मेरे को नहीं लगता है कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ईसॉप्स भी ये लोग ने फिक्स कर दिया, डिप्रिसिएशन भी ये लोग कम कर रहे हैं। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप वही सोचो, सब कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे आप कंट्रोल करके रख लो। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन्होंने जो कंसेप्ट बताया था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 77% है, जो वेरिएबल कॉस्ट को हटा के आता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट को आपने कम करके 77% बना लिया, फिक्स कॉस्ट को आप इधर से कंट्रोल कर रहे हो। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का बहुत अच्छा चांस हो रहा है। क्या पता ये कार्ट रेट जैसा अच्छे से ग्रो भी करने लग जाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और भी 2-3 चीज़ आई थिंक लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ, यही मोस्टली बताया था इन्होंने। और ये वही बोले थे कि ये लोग सब्सक्रिप्शन प्लान पे मोस्टली फोकस करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं। बाकी यही है मोस्टली ये लोग का। यहीं तक रखते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है या कुछ आपको ऐड करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इसको क्वेश्चन को क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट हियर।